नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं खेल विशेषज्ञ रणबीर सिंह जी। रणबीर जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आनंद, आपको और स्पोर्ट्स स्कैन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा भी नमस्कार। फुटबॉल और क्रिकेट की दुनिया में बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। यूरो कप फुटबॉल में फिनलैंड और रूस के बीच मैच जारी। वेल्स और इटली भी खेलेंगे अपने अपने मैच। यूरो कप के ग्रुप ऑफ डेथ में फ्रांस ने जर्मनी को हराया। पुर्तगाल का भी जीत के साथ आगाज। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड की भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच में सधी शुरुआत। और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए भारतीय टीम घोषित। सबसे पहले बात करते हैं फुटबॉल की। यूरो कप फुटबॉल में इस समय ग्रुप बी के मैच में रूस का सामना फिनलैंड से हो रहा है। अपना पहला मेजर टूर्नामेंट खेल रही फिनलैंड की टीम ने पहले मैच में डेनमार्क को 1-0 से हराया था। वहीं रूस को अपने पहले मैच में बेल्जियम के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। जो इस समय सूरत हाल है रणबीर जी, मैच का हाफ टाइम लगभग होने को है और मारिनचुक के गोल की बदौलत रूस की टीम 1-0 से आगे हो गई है। टूर्नामेंट में बने रहने के लिए रूस को जीतना ही होगा। बिल्कुल, लेकिन फिनलैंड की टीम भी कमजोर नहीं है उस लिहाज से, चूंकि अभी हाफ टाइम होने वाला है और अब तक जिस तरह से लीड रशिया की टीम ने ली है, तो देखते हैं सेकंड हाफ में किस तरह का खेल फिनलैंड की टीम दिखाती है और ये जो गोल उनके ऊपर हुआ है उसको कैसे कन्वर्ट कर पाते हैं या क्या स्कोर रहता है। जी हां, बिल्कुल। आज के दूसरे मैच में ग्रुप ए में वेल्स और तुर्की आमने सामने होंगे। वेल्स का पहला मैच ड्रॉ रहा था, जबकि तुर्की को हार का सामना करना पड़ा था। इस मैच की बात करें तो वेल्स में काफी बड़े नाम हैं। गैरेथ बेल हैं, जो रियल मैड्रिड में एक लंबा स्पेल खेले हैं, अब टॉटनहम हॉटस्पर आ गए हैं। जो एलन हैं, जो होल्डिंग मिडफील्डर की भूमिका निभाते हैं, लिवरपूल में भी खेले हैं, लेकिन टीम उस हिसाब का प्रदर्शन नहीं कर पाई। कीफर मूर भी हैं, जिन्होंने स्विस टीम के अगेंस्ट गोल किया था। बिल्कुल, आपने जो जितने ये बड़े नाम लिए यूरोपियन लीग के, वो तमाम भारी पड़ेंगे टर्की की टीम पे, ऐसा आज लगता है। हालांकि टर्की की टीम भी मजबूत है, लेकिन देखते हैं किस तरह का परफॉर्मेंस उनकी टीम वेल्स टीम के सामने रख पाती है। इसी ग्रुप में इटली का भी आज एक मैच होना है और इटली का सामना स्विट्जरलैंड से होना है। इटली की टीम तुर्की पर 3-0 से जीत दर्ज कर बेहतरीन लय में नजर आ रही है। वहीं स्विस टीम वेल्स के साथ ड्रॉ खेलकर इस मुकाबले में उतरेगी। इटली की बात करें तो पहले हाफ जो था उनका उस मैच में वो गोल रहित था, लेकिन दूसरे हाफ में बहुत अटैकिंग मोड पर आए, 3 गोल किए। और जो टीम कॉम्बिनेशन है, जहां डिफेंस में कियलिनी है, बनुची जैसे बहुत वेटरन खिलाड़ी हैं, वहीं उनके पास जो अटैकिंग थर्ड कहते हैं उसमें बहुत युवा खिलाड़ी हैं। उनके पास एक्सपीरियंस और न्यू कमर्स की जो अच्छी लय है, और उस लिहाज से इटली तो वैसे ही फुटबॉल का एक बड़ा नाम है, तो वो जरूर वेल्स के ऊपर भारी पड़ेंगे। और अगर दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड की बात करें तो उनके पास भी खिलाड़ी हैं, लेकिन उस ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। शकीरी हैं, जो लिवरपूल के लिए खेलते हैं, उनके गोलकीपर जो हैं वो भी बहुत बढ़िया फॉर्म में हैं। टीम कहां क्लिक नहीं कर पा रही है। अब कई बार ऐसा होता है कि टीम को लय में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और चूंकि ये लीग मैचेस हैं, शुरुआती दौर है, तो उम्मीद करते हैं कि स्विट्जरलैंड की टीम उस तरह से वापसी कर पाएगी और अपने आने वाले जो मैचेस हैं उनमें अच्छा प्रदर्शन करेगी, और अपने जो उनके जितने अच्छे खिलाड़ी उनकी टीम में हैं वो उस तरह का योगदान दे पाएंगे। तो रूस और फिनलैंड के बीच जो मैच हो रहा है उसमें हाफ टाइम हो गया है और पहले हाफ की समाप्ति तक रूस ने अपनी 1-0 की बढ़त कायम रखी है। यूरो कप का रोमांच बढ़ता जा रहा है। कल 2 मैच हुए, आइए सुनते हैं इस पर अलका सिंह की ये रिपोर्ट। यूरो कप में कल 2 बेहद अहम मुकाबले खेले गए। ग्रुप एफ के पहले मैच में मौजूदा चैंपियन पुर्तगाल ने हंगरी को 3-0 से हरा दिया। पहला हाफ बराबरी पर समाप्त होने के बाद पुर्तगाल ने दूसरे हाफ में 8 मिनट के अंदर 3 गोल दागे। पहले 84वें मिनट में राफा सिल्वा के क्रॉस पर राफेल गुरेरा ने गोल किया। इसके बाद 87वें मिनट में हंगरी के ऑर्बन ने राफा सिल्वा पर बॉक्स के अंदर फाउल किया। रेफरी ने ऑर्बन को येलो कार्ड दिया, साथ ही पुर्तगाल को पेनाल्टी शूट का मौका दिया। रोनाल्डो ने इस पर कोई गलती नहीं की और गोल दागा। इसके 5 मिनट बाद रोनाल्डो ने राफा सिल्वा के असिस्ट पर इस मैच का तीसरा और अपना दूसरा गोल किया। रोनाल्डो तीसरे गोल की फिराक में, रोनाल्डो तीसरा तीर, वही खिलाड़ी वही कहानी। पिछली बार भी हंगरी के खिलाफ 2 गोल दागे थे, इस बार भी वही कारनामा किया।
रोनाल्डो का ये 5वां यूरो कप टूर्नामेंट है। वे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 11 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ग्रुप ऑफ डेथ यानी ग्रुप एफ के दूसरे मुकाबले में फ्रांस ने जर्मनी को 1-0 से हरा दिया। मैच का एकमात्र गोल जर्मन डिफेंडर मैट हमल्स ने किया। फ्रांस के हर्नांडीज के असिस्ट पर हमल्स बॉल को गोल पोस्ट से दूर भेजना चाहते थे, पर बॉल गोल पोस्ट में चली गई। पॉल पोग्बा उठा के बॉल थोड़ी सी आगे चली गई, लेकिन साथी मौजूद है और ये पहला गोल। विजन देखिए, आउटसाइड तो खुद से बॉल निकाली, लेफ्ट फ्लैंक के ऊपर क्रॉस आया और इससे पहले कि किलियन एम्बापे तक पहुंचता, मैट हमेल्स बॉल क्लियर करना चाहते थे, डाल बैठे अपने ही गोल के अंदर। आत्मघाती हमला, एक ओन गोल। ये इस सीजन का तीसरा आत्मघाती गोल है। इस गोल के अलावा फ्रांस की ओर से पॉल पोग्बा और एंटोन ग्रीजमैन ने ही गोल अटेम्प्ट किए, पर वो सफल नहीं हो सके। टॉमस मुलर, जोशुआ किमिच और गोंडोगन ने गोल अटेम्प्ट तो किए, पर वे टारगेट मिस कर गए। टोनी क्रूज को फ्री किक से गोल करने का मौका मिला, पर फ्रांस की मजबूत डिफेंस के आगे उनकी एक न चली। अलका सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। रणबीर जी, अगर पहले बात करें जो पुर्तगाल का मैच था, एक समय ऐसा लग रहा था कि हंगरी उनको बराबरी पर रोक लेगी, लेकिन 8 मिनट में डिफेंस चरमरा गई और रोनाल्डो ने दिखा दिया कि वो अपने क्लब के साथ साथ अपने देश के लिए भी शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। और पुर्तगाल टीम का जो हंगरी के साथ अब तक रिकॉर्ड था वो भी बरकरार रहा। कल का मैच मिलाकर के अब तक 14 मैच हुए हैं दोनों टीमों के बीच में और 4 मैच ड्रॉ रहे, जबकि कल 10वां मैच पुर्तगाल ने जीता और उस लिहाज से हंगरी फिर एक बार पीछे रह गया। शायद ये उनका आखिरी यूरो कप हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी उम्र है। बिल्कुल, एज भी उनके सामने है, लेकिन अब तक 11 गोल कर चुके हैं, एक नया रिकॉर्ड बना चुके हैं और इस लीग में भी अब तक जो 3 खिलाड़ी 2-2 गोल के साथ टॉप पे, उनमें से एक वो है। जी, उन्होंने माइकल प्लातिनी का रिकॉर्ड तोड़ा जो 10 गोल के साथ थे शीर्ष पर। बिल्कुल। दूसरे मैच की बात करें तो एक ब्लॉकबस्टर मैच था, फ्रांस वर्सेस जर्मनी, विश्व चैंपियन, और दूसरी तरफ जर्मनी की टीम। जोकिम लॉ का ये लास्ट टूर्नामेंट है, उसके बाद रिटायर होंगे। लेकिन जिन 2 खिलाड़ियों को उन्होंने पिछले टूर्नामेंट में ड्रॉप किया था, मैट हमल्स और टॉमस म्यूलर, उनको लेकर आए और हमल्स ही टीम के लिए विलेन बन गए। बिल्कुल, जिस तरह से डिफेंस करते हुए बॉल को वो पोस्ट से बाहर फेंकना चाह रहे थे और वो जबकि बॉल अंदर चलेगी, फ्रांस की टीम इतनी मेहनत कर रही थी, उस मेहनत का रंग जो है वो जर्मन खिलाड़ी ने दे दिया और वो उस तरह से मैच में आगे हो गए। रणबीर जी, कल जो मैच था फ्रांस का, स्ट्रैटेजी भी दीदियर देशचैम्प्स की कुछ अलग देखने को मिली। एंटोन ग्रीजमैन दुनिया के बहुत चुनिंदा स्ट्राइकर्स में से एक हैं, बार्सिलोना के लिए खेलते हैं, लेकिन वो कल मिडफील्ड होल्डिंग मिडफील्डर के तौर पर खेल रहे थे। इस तरह की स्ट्रैटेजी इतने बड़े टूर्नामेंट में, वो भी ग्रुप ऑफ डेथ जर्मनी के अगेंस्ट, कैसे देखते हैं? अलग अलग स्ट्रैटेजी उनके कोचेस बनाते हैं टीमों के, और वो चूंकि सारे वर्ल्ड की जो टॉप की टीमें हैं उन पर बहुत बारीकी से नजर रखते हैं। तमाम जितने टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें नजर रखी जाती है और उसी तरह से फिर अपनी टीम की स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। तो हो सकता है उस टीम ने ये सोचा हो कि पहले इनको मिडफील्ड में खिलाते हैं और अगर कुछ दूसरी टीम की तरफ से ऐसा होता है तो उनको फिर आगे फॉरवर्ड लाइन में ले आएंगे, लेकिन उनका ये मूव अच्छा रहा और उनकी टीम विजयी रही। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब जर्मन टीम के लिए मुसीबत बड़ी हो गई है, क्योंकि अब उनके जो बाकी 2 बचे मैच हैं वो पुर्तगाल और हंगरी के खिलाफ हैं और वो अगर और मगर के फेर में भी हैं। दोनों मुकाबले जीतने के बाद भी क्या वो नॉकआउट चरण में पहुंच पाएंगे, ये दूसरी टीमों की परफॉर्मेंस पर भी निर्भर करेगा। भारतीय फुटबॉल टीम एशियाई कप 2023 के क्वालीफायर्स के तीसरे राउंड में पहुंच गई है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 और एशिया कप 2023 के क्वालीफायर्स मैच दोहा में खेले जा रहे हैं। भारत पहले ही फीफा वर्ल्ड कप 2022 से बाहर हो चुका है। मैच के 75वें मिनट में अफगानिस्तान की गोलकीपर ओवेस अजीजी से गेंद लगकर गोल पोस्ट में चली गई। इससे भारत को बढ़त मिल गई, लेकिन भारतीय टीम इसे बरकरार नहीं रख पाई और 82वें मिनट में हौसेन जमानी ने गोल कर स्कोर 1-1 की बराबरी पर कर दिया। भारतीय टीम इस ड्रॉ मुकाबले के बाद अपने ग्रुप ई में तीसरे स्थान पर है। भारत में खेले 8 मैचों में से केवल 1 मैच में जीतने में सफल रही थी टीम, जबकि 4 मैच ड्रॉ रहे और 3 में हार का सामना करना पड़ा। भारत के 7 पॉइंट हैं, जबकि अफगानिस्तान के 8 मैचों के बाद 6 पॉइंट हैं और वो चौथे स्थान पर है। पूरे अगर इस कैंपेन को देखें तो हम सिर्फ बांग्लादेश को हरा पाए, कतर के साथ हमने उनको टक्कर भले दी, लेकिन जीत सिर्फ एक मुकाबले में। बिल्कुल, मैं बराबर इस बात को कहता रहा हूं कि फुटबॉल जो कि सारे विश्व में जन जन का खेल कहा जाता है, लेकिन हिंदुस्तान की फुटबॉल की जहां तक बात करें,
जब कहा जाता है ये वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स खेलने जा रहे हैं या एशियन चैंपियनशिप के क्वालिफायर्स खेलने जा रहे हैं, तो भारतीय टीम से हम बहुत ज्यादा अपेक्षाएं उम्मीदें नहीं रखते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की टीम को अभी बहुत लंबा सफर तय करना, वर्ल्ड लेवल पर अगर पहुंचना है। जहां तक एशियन लेवल की बात है, तो एशियन लेवल में भी जैसा कि आपकी रिपोर्ट और आपने भी बताया कि 8 मैच खेल चुके हैं और ले दे के बांग्लादेश से हम 1 मैच जीते हैं, तो उस लिहाज से जो परफॉर्मेंस है भारतीय टीम का, वो हमें कहीं बहुत ज्यादा ब्राइट फ्यूचर नजर नहीं आता हाल फिलहाल में। रणबीर जी, भारत में ISL भी शुरू हुआ, आई लीग का भी कायाकल्प किया गया, उसको मर्ज किया गया, उसके बाद भी ऐसा लगता है कि हम सुनील छेत्री पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट हैं जैसे 90 के दशक में भारतीय क्रिकेट टीम सचिन तेंदुलकर पर निर्भर होती है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, सारा दबाव उनके ऊपर रहता है और मैच की शुरुआत से लेकर एंड तक भारतीय टीम के सारे खिलाड़ी सुनील छेत्री की तरफ ही देखते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। जब एक खिलाड़ी पे इतना ज्यादा दबाव रहेगा तो आप मैच दर मैच तो उस तरह की परफॉर्मेंस कम से कम फुटबॉल में तो नहीं ले सकते हैं। क्रिकेट तो इंडिविजुअल गेम है, जहां तक सचिन की बात कही आपने, तो फुटबॉल में तो चूंकि उस तरह से टीम गेम है, बैट्समैन वहां तो क्रिकेट में अपने रन बनाता है, लेकिन यहां वो गोल करेगा तो सारे खिलाड़ियों का जब उसे सहयोग मिलेगा तब वो ऐसा कर पाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। और जो भारतीय टीम के कोच हैं इगोर स्टिचमैच, उनको कहीं ना कहीं इस कमियों को दूर करना होगा। वैसे भारतीय टीम एशियाई क्वालिफिकेशन के तीसरे दौर में पहुंच गई है और देखना दिलचस्प होगा कि टीम वहां किस तरह का प्रदर्शन करती है। और अब बात करते हैं आकाशवाणी से जारी विशेष ओलंपिक श्रृंखला में। आज हम बात करेंगे 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में टोक्यो ओलंपिक में पदक के बड़े दावेदार सौरभ चौधरी की। मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा, दृढ़ आत्मविश्वास और लक्ष्य पर सटीक निशाना साधकर देश के लिए कई कीर्तिमान रचने वाले निशानेबाज सौरभ चौधरी टोक्यो ओलंपिक में पदक के बड़े दावेदार हैं। बचपन से ही सौरभ को निशाना लगाने का शौक था और बहुत कम उम्र में ही उन्होंने अपने शौक को प्रोफेशन बनाने का मन बना लिया। हमारे गाँव के पास में गाँव है, वहाँ पे शूटिंग रेंज है, वहाँ पे हमारे गाँव से बच्चे जाते थे, तो उनको देख देख के कि ये शूटिंग करने जाते हैं कि चलो मैं भी देख लेता हूँ एक बार चल के कि कैसा है। तो वहाँ पे जाके देखा, ट्राई किया, अच्छा लगा, तो वहीं से स्टार्ट हुए। सौरभ की मां ब्रजेश देवी बताती हैं कि वो बचपन से ही शूटिंग को लेकर बेहद फोकस्ड थे। शूटिंग के बारे में उसने बहुत जिद करी। उसके पापा बहुत मना करते थे, इनको पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, बेटा ऐसा नहीं। वो कहता मैं पढ़ाई भी करूंगा पापा, मैं शूटिंग भी करूंगा। सौरभ का अंतर्राष्ट्रीय करियर 2016 में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप से शुरू हुआ। उसी साल तेहरान में एशियन चैंपियनशिप में उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। 2018 के एशियाई खेलों में सौरभ स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रहे। ऐसा करने वाले वो भारत के सबसे युवा निशानेबाज भी बने। उसी साल एशियन एयरगन चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल, टीम इवेंट और मिक्स्ड इवेंट में कुल मिलाकर 3 स्वर्ण पदक जीतने के बाद सौरभ यूथ ओलंपिक गेम्स में भी स्वर्णिम सफलता हासिल करने में कामयाब रहे। 2019 सौरभ के लिए बेहद खास रहा। इस साल उन्होंने विश्व कप के व्यक्तिगत स्पर्धाओं में 2 स्वर्ण सहित मिक्स्ड इवेंट में चारों ISSF विश्व कप अपने नाम किया। इसी करिश्माई प्रदर्शन के बाद उन्होंने टोक्यो का टिकट भी हासिल कर लिया। तमाम उपलब्धियों के बीच सौरभ की निगाहें ओलंपिक स्वर्ण पदक पर टिकी हैं और वहां वो अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं। जो मुझे सिखाया गया है मेरे गुरु ने, मेरे कोच ने, बस उसी को मुझे बेस्ट देना है। भारतीय निशानेबाज अपूर्वी चंदेला को लगता है कि सौरभ टोक्यो में बड़ा करिश्मा कर सकते हैं। Extremely focused and I see great things happening for him in the future. 60 से ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाले सौरभ टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक पर सटीक निशाना साधकर तिरंगे का मान बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। रणबीर जी, आप निशानेबाजी को बहुत नजदीक से कवर करते रहे हैं। हमेशा से ओलंपिक में निशानेबाज जो हैं वो पदक के बड़े दावेदार होते हैं। सौरभ को किस तरह देखते हैं आप? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। इस बार का जो भारतीय निशानेबाजी का जो दल गया है, 15 शूटर्स गए हैं और सबसे ज्यादा क्वालिफाई करके गए हैं। अब तक जो 4 या 5 ओलंपिक्स में बराबर मेडल आते रहे हैं, अगर रियो को छोड़ दिया जाए उस लिहाज से। और इस बार की टीम में जो है वो जितने यंग प्लेयर्स गए हैं क्वालिफाई करके गए हैं। ऐसा नहीं किसी की मनमर्जी पे गए, क्वालिफाई किया उन्होंने वर्ल्ड लेवल पर और फिर गए हैं। तो जहां तक अपूर्वी चंदेला जैसे भी बात कर रही थी, उनका तीसरा ओलंपिक है, वो भी क्वालिफाई करके गई हैं, वर्ल्ड नंबर 1 रही हैं 10 मीटर एयर राइफल में। सौरभ चौधरी एयर पिस्टल के खिलाड़ी हैं। और जितना ये 15 शूटर्स का जो बंच है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, अगर सब कुछ ठीक रहे मैच वाले दिन, तो सौरभ चौधरी खाली हाथ लौट के आने वाले नहीं है।
पिछले 4-5 साल से हम उनको बराबर फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं। उस खिलाड़ी में इतना बड़े लेवल पे, मतलब साल में जो 4 वर्ल्ड कप होते हैं, 4 के 4 वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल। मिक्स टीम इवेंट जो शुरू किए गए उनमें एक महिला एक पुरुष खिलाड़ी होता, 4 के 4 मिक्स टीम इवेंट के गोल्ड मेडल लिए हैं वर्ल्ड कप में। उस लिहाज से उस खिलाड़ी का जो परफॉर्मेंस, और अभी भी जो चेक रिपब्लिक में टीम गई हुई है और वहां पर यूरोपियन शूटिंग चैंपियनशिप जो हो रही थी, उसमें हमारी टीम ने, वहां पर कुछ अन्य टीमें भी थी, लेकिन यूरोपियन चैंपियनशिप में हमारी टीम ने वहां MQS कैटेगरी में खेला, मतलब शुरुआती जो दौर होता है उसमें टीम ने पार्टिसिपेट किया और बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा प्लेयर्स का। तो सौरभ चौधरी ओलंपिक की आशा हैं और उम्मीद है कि वो वहां सटीक निशाना साधकर देश को स्वर्णिम सफलता दिलाएंगे। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच ब्रिस्टल में खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में मेजबान टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 1 विकेट के नुकसान पर 134 रन बना लिए थे। इस मैच के लिए भारत की ओर से 5 नए खिलाड़ियों ने डेब्यू किया है। इनमें दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्रोकार, शेफाली वर्मा, स्नेह राणा और तानिया भाटिया हैं। ये भी पहली बार है जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम टेस्ट, 1 दिवसीय और T20 सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड गई है। 1 विकेट पर 134 रन, बड़े स्कोर की तरफ इंग्लैंड की टीम। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से आज उन्होंने ओपन किया है टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करते हुए, अब तक का जो स्कोर है उसको देखते हुए टीम का बहुत शानदार प्रदर्शन है जहां तक इंग्लैंड टीम की बात है। लेकिन रिकॉर्ड्स जो है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट हैं। जो अब तक के मैचेस हुए हैं उसमें कभी इंग्लैंड की टीम होम ग्राउंड पे भारत के खिलाफ नहीं जीती है। दूसरे 5-5-6 साल के गैप के बाद टेस्ट मैच होते हैं। ये भी एकमात्र टेस्ट मैच होना है। इससे पहले 2014 में भारतीय टीम ने टेस्ट मैच खेला था साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के साथ। उससे पहले भारतीय टीम ने 2006 में खेला था। तो ये 8 साल और 6 साल और 7 साल के बाद जब कोई एक टेस्ट मैच खेला जाता है तो फिर देखना पड़ता है टीम किस तरह का प्रदर्शन करती है। जहां तक भारतीय टीम की बात है, भारतीय टीम कहीं से भी कमजोर नहीं है और फाइट बैक करेगी। इस मैच पर हमारी निगाहें बनी रहेगी और स्पोर्ट्स स्कैन के माध्यम से हम आपको अपडेट देते रहेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का महिला T20 टूर्नामेंट एजबेस्टन स्टेडियम में 29 जुलाई से 7 अगस्त के बीच खेला जाएगा। महिला 2020 टूर्नामेंट कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार खेला जाएगा। 8 टीमों के टूर्नामेंट के ग्रुप चरण के मुकाबले 4 अगस्त तक होंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ साउथहैम्पटन में 18 से 22 जून तक खेले जाने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए टीम इंडिया की 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई है। अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, मयंक अग्रवाल, शार्दुल ठाकुर और लोकेश राहुल को जगह नहीं दी गई है। ऋषभ पंत और रिद्धिमान साहा दोनों को शामिल किया गया है। मोहम्मद सिराज भी 15 सदस्यीय टीम में शामिल हैं। रणबीर जी, सवाल यह है कि आप लोकेश राहुल को ले जाते हैं, वहां उनको 15 सदस्यीय टीम से बाहर कर देते हैं और वो श्रीलंका भी नहीं जा पाते हैं। देखिए, जब वो सीनियर टीम का हिस्सा है और सीनियर टीम के साथ प्लेइंग 11 में तो सिर्फ 11 खिलाड़ी ही खेलेंगे, लेकिन उसके साथ अगर हैं तो ये भी कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर वो श्रीलंका नहीं गए हैं तो वो कुछ नुकसान में रहेंगे, फायदे में ही रहेंगे। इंडियन टीम के सीनियर प्लेयर हैं। लेकिन अगर ओपनिंग रोहित शर्मा और दूसरे जो उनके साथ जो भी शुभमन गिल करेंगे या पृथ्वी शॉ करें तो उस लिहाज से वो टीम अच्छी है, तो वहां केएल राहुल को बाहर बैठना पड़ेगा। यहां पर जो कयास लगाए जा रहे हैं, मीडिया में जो खबरें आ रही हैं कि ईशांत शर्मा और मोहम्मद सिराज में से किसी एक का ही चयन होगा, क्या देखते हैं आप? देखिए, मैच के दिन तक, परसों मैच शुरू होना है, तब तक ऐसा ना हो, क्योंकि फास्ट बॉलर्स हैं, किसी की हल्की फुल्की कोई चोट लग जाती है, कुछ हो जाता है। लेकिन जहां तक अगर मैं इन दोनों खिलाड़ियों में देखूं तो ईशांत शर्मा का पलड़ा भारी है, क्योंकि उनका अपना एक्सपीरियंस इतने सालों का, तो वो उनके फेवर में रहेगा। चलिए, देखना दिलचस्प होगा कि 100 से ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले ईशांत को प्लेइंग 11 में जगह मिलती है फिर या युवा मोहम्मद सिराज पर टीम मैनेजमेंट भरोसा जताता है। चलते चलते हम आपको बता दें कि दुनिया के नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी रूस के डेनिल मेदवेदेव नोवेंटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में बड़े उलटफेर का शिकार होकर बाहर हो गए हैं। 45वें नंबर के खिलाड़ी जर्मनी के जॉन लेनार्ड स्ट्रॉफ ने मेदवेदेव को 7-6, 6-3 से हराया। समय नहीं है रणबीर जी की इस पर या किसी और खबर पर आपसे चर्चा की जा सके। स्पोर्ट्स स्कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आनंद। स्पोर्ट्स स्कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, आपसे फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।